बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज उनके गले पड़ गई हैं और उनको अपनी कुर्सी के लाले पड़ गए हैं। इस वक्त पार्टी के अंदर ये बात बड़ी शद्दोमत के साथ हो रही है कि इसहाक डार साहब को क्या कुर्सी पर बरकरार रखना चाहिए। वो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने हलकों में जाना है, जिन्होंने हलकों में जाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद पैदा होने वाली जो महंगाई की सूरत हाल है उसको फेस करना है, वो सारा मलबा इसहाक डार पर डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको फेस सेविंग मिले और जाकर लोगों को बताएं कि देखो इसहाक डार ने ये किया था तो उसको फिर पार्टी ने जो है वो अपनी कुर्सी से हटा भी दिया है और हम अब नई पॉलिसीज के साथ आ रहे हैं, नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं और हम इन मसाइल पर काबू पाएंगे। इसहाक डार को हटाना इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए एक जरूरी करार दिया जा रहा है। पार्टी के अंदर बहुत बड़ा हल्का है जो ये समझता है कि हमें अगर आवाम के पास जाना है तो कुछ तो फेस सेविंग चाहिए। हम कहेंगे कि इसहाक डार ने गलत पॉलिसीज दी जिसकी वजह से ये मसला हुआ और हम जो है को तब्दील करने जा रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब ने क्या गलत किया जिसकी वजह से आज का दिन उनको देखना पड़ रहा है और इतनी सख्त तनकीद हो रही है। और खबरें यह हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान भी इस पर बहस हो रही है। मरियम नवाज उनको बरकरार रखना चाहती हैं, नवाज शरीफ की वजह से नवाज शरीफ साहब उनको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके करीबी लोग ये समझते हैं कि इसहाक डार ने जिद करके, जिदबाजी में उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मईशत को नुकसान पहुंचाया और अल्टीमेटली हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत को शायद आवाम को नुकसान पहुंचाने का की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी इस बात की टेंशन होती है कि हमें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसहाक डार साहब ने क्या गलत किया था? इसहाक डार साहब ने जो डॉलर की जो खपत या डिमांड है उसको कम करने का जो फैसला किया वो तबाहकुन साबित हुआ। मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूं, अगरचे मैंने इस पर एक दिन पहले भी बात की थी, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसहाक डार साहब का जो पुराना फॉर्मूला हुआ करता था कि डॉलर की जो डिमांड है उसको पूरा रखने के लिए इजाफी डॉलर मार्केट में फेंकते रहो। यानी अगर डॉलर फर्ज करें ज्यादा डिमांड किए जा रहे हैं और ज्यादा चाहिए लेकिन डॉलर कम है तो इसहाक डार क्या करते थे कि स्टेट बैंक से उठा के डॉलर फेंकते थे या कौमी खजाने से ज़र मुबादला के ज़खायर में से डॉलर उठा के फेंकते थे मार्केट में। उसकी वजह से वो जो डिमांड है वो पूरी होती रहती थी और डॉलर की जो किल्लत है वो पैदा नहीं होने देते थे और यूं जो है वो डॉलर कम रहता था लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी का नुकसान हो रहा होता था। अब इस दफा उन्होंने क्या किया? इस दफा चूंकि उनके पास डॉलर थे ही नहीं देने के लिए, डॉलर मार्केट में फेंकने के लिए थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि एलसीज बंद कर दो। डॉलर की पहले वो डिमांड पूरी किया करते थे, इस मरतबा उन्होंने डिमांड खत्म कर दी, यानी पहले सप्लाई बढ़ा देते थे, इस मरतबा उन्होंने एलसीज रोक के कि डॉलर को इस्तेमाल रोक दो। उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है? उसकी वजह से सारा कारोबार बंद हो गया, जो पोर्ट्स हैं उस पर सामान की किल्लत हो गई और आज ही के अखबार में ये तफसील से खबर शाये हुई है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो पोर्ट पे फंसे हुए हैं, 1000 से ज्यादा जो ऑक्सीजनेटर्स हैं वो फंसे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर और एलसीज ना खुलने की वजह से वो अस्पतालों को नहीं मिल रहे। और बेहोशी की एक दवा है आइसोफ्लोरिन, ये दवा बेहोश करने के लिए हार्ट पेशेंट के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है या दीगर जो प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है और इसकी किल्लत पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से 90% ऑपरेशन इल्तवा का शिकार हो गए हैं। 90% ऑपरेशंस नहीं हो सके, मुलतवी हो गए हैं। तो सूरत हाल इतनी गंभीर है। ये सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से हुआ जो इसहाक डार साहब ने किया। इसहाक डार साहब की जो जिद थी कि मैं आईएमएफ को नहीं मानता, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, जो करना है कर लें, मैं मिन्नतें नहीं करूंगा, मेरे पास और भी तरीके हैं, तो आज इसहाक डार को मुंह की खानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। आज वही करना पड़ा है जो आईएमएफ ने कहा है और आज वही उनको करना पड़ रहा है जो पहले का किया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, आईएमएफ की सख्त कंडीशंस ना मानना पड़ती अगर उन्होंने डॉलर को मार्केट पर छोड़ दिया होता, सिर्फ इतना किया होता। लेकिन इसहाक डार साहब ने अपनी जिद का मसला बना लिया कि मैंने चूंकि कह दिया है कि मैं 180 पर लेकर आऊंगा तो मैंने डॉलर को बढ़ने नहीं देना। और इसहाक डार ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम इकोनॉमिक जो अचीवमेंट है वो डॉलर के इस्तेहकाम या उसकी प्राइस को स्टेबिलिटी देने से हासिल करनी है। तो इसहाक डार साहब की ये जो पॉलिसी है वो उनको ले बैठी है। ये जो जिद और अना थी जो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के साथ बनाई थी कि मैं तुम डॉलर को ऊपर ले गए हो, मैं कम करके दिखाऊंगा, तो कम तो वो नहीं कर सके बल्कि उनको हजीमत, शर्मिंदगी, सुबकी और या कुछ इस तरह के और भी अल्फाज होते हैं वो सब डाल लीजिए, इन सब का सामना इसहाक डार को करना पड़ा है। तो अब इस सूरत हाल में ये बहस हो रही है पार्टी के अंदर कि इसहाक डार को अपने जो है वो ओहदे पर कायम रखना है या नहीं रखना।
اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اگر ان کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے وہ کل کی فلائٹ لیں گے، بلکہ رات کی فلائٹ لیں گے اور وہ چلے جائیں گے لنڈن، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لنڈن میں ان کے پاس پیسے پہلے سے وہاں پر جو ہے وہ ان کا سرمایہ سارا وہاں پر ہے، اولاد وہاں پر ہے، کاروبار وہاں پر ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ملک کو تباہ کرنا تھا، جو تباہی لانی تھی، وہ تو انہوں نے لے آئی۔ اب دیکھیں اس حکومت کے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے 3 بار جو ہے وہ 7 بار جو ہے وہ پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے۔ 7 ٹائمز جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، تب سے 7 ٹائمز جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے، اور فچ نے صرف فچ نے 3 بار اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، 2 بار موڈیز نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کی اکانومی کو اور ریٹنگ کو، اور 2 مرتبہ ایک اور ادارے نے کیا، تو 7 مرتبہ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کیا گیا پاکستان کی ریٹنگ کو۔ پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو قرضے دینے ہوتے ہیں وہ پھر سخت شرائط عائد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی معاشی حالت اچھی نہیں، آپ کیسے واپس کریں گے؟ تو پھر آپ کے لیے یہ شرائط ہیں، اگر آپ کو ضرور چاہیے تو پھر آپ پہ شرائط عائد ہوں گی۔ تو جب اکانومی کو ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے تو جو شرائط ہیں وہ سخت کر دی جاتی ہیں قرضہ جات کے ملنے میں۔ کہا جاتا ہے جی عمران خان نے بڑے قرضے لیے، اس وقت ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی ریٹنگز کو اپ بھی کیا جا رہا تھا، اور نرم شرائط پر قرضے مل رہے تھے، اور وہ جو سارے قرضے ملے تھے وہ زیادہ تر ماضی کے قرضوں کے جو ہے وہ قرض اتارنے کے لیے استعمال ہوا۔ آج پوچھتے ہیں جی عمران خان نے پیسے لیے کہاں چلے گئے؟ بھائی وہ جہاں سے لیے وہ تو 5000 ارب روپے تو آپ کو سود ادا کرنا ہوتا ہے، قرضے نہیں، قرضوں پر جو سود ہے وہ 5000 ارب ادا کرنا ہوتا ہے، اور ٹیکس کلیکشن 6000 ارب کی ہوتی ہے۔ تو بتائیں وہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ تو ان حالات میں تو ملک کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک تو آج عمران خان کی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے سماعت چل رہی ہے، صبح 10 بجے سماعت ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ جی 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور دوسرا سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ سیکیورٹی تو ان کو دے دی جائے گی ان کو اگر لایا جائے، تو اس پر ان کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ یہاں پر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، یا عدالت آ سکتے ہیں نہیں، اس پر اس وقت ڈاکٹرز فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو پھر عدالت میں جو ہے وہ وقفہ آ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کوئی 12:30-1 بجے دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ تو یہ سماعت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک سٹوری بنے گی، تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا پچھلے دنوں، عمران خان نے کہا کہ باجوہ سپر کنگ تھے، فیصلے جنرل باجوہ کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے پاس اتنے اختیارات کا ہونا جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص ہو جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں۔ وہی بات ابصار عالم صاحب نے کی ہے، زیادہ سخت الفاظ میں کی ہے، اور کئی ایسی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں جو بہت سخت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین پیمرا تھا، مجھ پر گند مجھ پر ڈالا جاتا تھا، اور فیصلے سارے یہ کرتے تھے۔ یہ بات عمران خان نے کی۔ عمران خان نے کہا کہ جو دباؤ تھا وہ ہم پر رہتا تھا، اور یہ فیصلے سارے یہ لیتے تھے۔ تو کیا کہا ہے ابصار عالم نے، تو اس کو ذرا آپ سن لیجئے، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ کے قاتلوں نے ماری تھی، مجھے گولی کرائے کے قاتلوں نے ماری تھی۔ میرا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ میں باجوہ ڈاکٹرائن پہ کوسچن ریز کر رہا تھا۔ اس ملک میں جو زیادہ تر جرائم ہوئے ہیں جن کا آج تک سرا نہیں ملا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کروائے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس حالت میں ہے جس میں ہے۔ میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات آج کہہ رہا ہوں، میں چیئرمین پیمرا تھا، میرے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گند کی، اور اختیار یہ لوگ استعمال کریں۔ یہ لوگ کون؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جوڈیشری کے لوگ، جرنیلوں کے لوگ۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ میرے لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی تھیں، یونیفارم میں جا کے لوگ میرے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے۔ 138ویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے پوری دنیا میں۔ میرا تو خیال ہے کہ ججز میں غیرت ہو تو چھوڑ دیں اپنے عہدہ۔ یہ ججز صبح اٹھ کے جب آئینے کے سامنے شیو کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اپنا چہرہ کیسے دیکھ کے یہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ مجھے سوچ کے گھن آتی ہے، یہ بھوک ننگ مفتے کی ہے نا جو بیکاری پن ہماری قوم میں ہے، ججز سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ جرنیلوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مفتا کا کروفر، مفتے کا جو پروٹوکول ہے، انسان بنے۔ آئین نے کام سیاستدانوں کو دیا ہے حکومت کرنے کا۔ آپ میرے عوام کے اور سیاستدانوں کے بیچ میں سے ہٹ جائے
जो जजेस भी हट जाएं, जर्नैल भी हट जाएं, सिर्फ भाजपा पे इतनी तनकीद क्यों हो रही है? उनसे पहले भी चीफ थे, उनसे पहले भी चीफ थे, उन पे क्यों नहीं हो रही? उनके बाद भी चीफ आए हैं, इसलिए कि जिसने गाजरें खाई होती है ना, पेट भी उन्हीं के दर्द करते हैं। अगर किसी ने बाजवा डॉक्ट्राइन और के हशर से इबरत नहीं पकड़नी, सबक नहीं हासिल करना, हशर वो यही होना, इसी चौक में घूमेंगे। जो भी आइन और कानून से बाहर जाएगा, घूम के इसी बाजवा वाले चौक पे आएगा। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि पहले भी चीफ आए, बाद में भी आए, यानी अब मौजूदा चीफ भी हैं, लेकिन जो जनरल बाजवा ने किया, जो उनका डॉक्ट्राइन था, उस पर तनकीद की गई। वो ये समझते हैं, खैर आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, उनके पास वो तो अपना जो इल्ज़ाम है वो तो अदालत में साबित उनको करना चाहिए, उनके पास सबूत होंगे। मैं उस पर तो कुछ नहीं कहता कि मुझ पर गोलियां जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन पर तनकीद करने की वजह से चलाई गई। ये तो जाहिर है, अगर वो कह रहे हैं तो पता नहीं उनके पास सबूत होंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि इख्तियारात एक शख्स के पास और फिर मुझ पर गन डाला जाता था और इख्तियारात वो इस्तेमाल करते थे, यानी सुपर किंग वाली बात जो इमरान खान ने की है, सुपर किंग वाली ही बात जो है वो ये भी कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपको बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने, ये बात हमें पहले पता है, ये हम पहले डिस्क्लोज कर चुके हैं, लेकिन अब खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ से एक्सटेंशन चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो हमें तो ये बात पता है, हम तो उस वक्त भी कई दफा कह चुके थे कि लड़ाई चल रही है, शहबाज शरीफ चाहते हैं एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ चाहते हैं एक्सटेंशन ना दें। मरियम वहां जाके बैठ गई थी नवंबर में और वहां पर जाकर फैसले होते रहे तो कि एक्सटेंशन नहीं देनी, और लेकिन जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे थे। तो एक तरफ वो ये कहते हैं, जनरल बाजवा फरमाते हैं कि मुझे जब एक्सटेंशन दी गई थी, पहले इमरान खान ने दी थी, मुझसे मशवरा ही नहीं किया गया, मुझे जबरदस्ती मेरे सर पे एक्सटेंशन थोप दी गई, और अब एक्सटेंशन लेने के लिए मरे जा रहे थे कि किसी तरह मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। भाई मुल्क का आपने ये बेड़ागर्क कर दिया, हालात कर दिया। अब सहाफियों से मिलते रहते हैं और उनको अपनी सफाइयां पेश करते हैं, 6-6 8-8 घंटे की मीटिंग्स करते हैं और अपनी सफाइयां पेश करते हैं। दोपहर में 2 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, 8 बज जाते हैं मीटिंग्स करते करते, और समझाते रहते हैं कि इमरान खान गंदा आदमी था, इमरान खान बुरा था, उसने ये किया, उसने वो किया। और आफ्ताब इकबाल से जो कहा उन्होंने, वो जब छाप दिया आफ्ताब इकबाल ने, तो फिर उनके ऊपर दबाव आया कि ये क्यों छाप दिया है। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। जनरल बाजवा पर जो तनकीद अफसार आलम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी पहले वाले आर्मी चीफ पर तो तनकीद नहीं हुई, अब आ वाले आर्मी चीफ पर जो तनकीद हो रही है, अब नहीं हुई, ये जनरल बाजवा पर ही क्यों तनकीद हो रही है? तो कुछ तो आखिर उनकी पॉलिसी में गड़बड़ था, और कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मुल्क इस हाल में पहुंचा है। तो देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी एक शख्सियत के पास जब आप लामहदूद इख्तियारात उसको दे देंगे कि कोई उसको नो नहीं कह सकेगा। कहा जाता है कि जी हमारी फोर्स में इतना डिसिप्लिन है कि जो चीफ कह देता है वो चीफ कह देता है। ये एक पॉजिटिव बात अगर है तो ये नेगेटिव बात भी तो है कि कोई उसको नो नहीं कह सकता। जो उसने सोच दिया वो करना है तो वो फिर होना है, और उसके नतीजे में क्या हुआ, उन्होंने जो गलत फैसले किए उसका जो नुकसान है वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।